नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। वक्त हो चला है आज की ग्लोबल रिपोर्ट का। महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई है जो सियासी भूचाल ला सकती है। कहा जा रहा है कि चुनावी समर में उद्धव ठाकरे घर वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शिंदे का क्या होगा, समझाएंगे आपको पूरा सियासी खेल। बात एक ऐसे नेता की भी करेंगे जिनकी याददाश्त इन दिनों कुछ ऐसी कमजोर हो चली है कि वो अपने ही बयान को याद नहीं रख पा रहे। रिश्ते में अखिलेश के चाचा लगते हैं, लेकिन पलटू राम भी एक नंबर के हैं। उनकी पोल खोलेंगे और समझाएंगे पूरा माजरा। बात बिहारी बाबू पप्पू यादव की भी होगी, जिनकी एक बार फिर से वापसी हो चुकी है। मुंबई प्रस्थान की जानकारी उन्होंने दे दी है। औकात दिखा देंगे, बेनकाब कर देंगे, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। इन बातों का मर्म क्या है समझने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। क्या नई सरकार बनने के बाद कश्मीर एक बार फिर अपना रक्त चरित्र दिखा रहा है, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र के सियासी माहौल की। महाराष्ट्र में चुनावी शोर काफी जोर से सुनाई दे रहा है। महायुति ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी भी माथापच्ची जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं और एनडीए में घर वापसी पर विचार बना रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की सियासत में सचमुच भूचाल आ जाएगा। एक वक्त सीएम की कुर्सी को लेकर हुए विवाद में उद्धव ने बीजेपी को छोड़कर कट्टर विरोधी रहे कांग्रेस और एनसीपी को गले लगा लिया था, लेकिन लगता है कि अब उनका मोहभंग वहां से हो चला है। सूत्रों की माने तो उद्धव की फडणवीस से गुप्त मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ एक और मुलाकात हुई है जो अमित शाह और संजय राउत के बीच में हुई है। ऐसी भी खबरें हैं कि शिवसेना उद्धव गुट के बीजेपी से यह निवेदन किया गया है कि गठबंधन पर फैसला एक हफ्ते के अंदर ले लिया जाए। लेकिन ऐसा होता है या फिर नहीं, यह देखना अभी बाकी है। कहावत है कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। तो 5 साल बाद उद्धव अपने पुराने साथी के पास लौट जाएं तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बात तो सिर्फ सीएम की कुर्सी पर थी और लड़ाई भी उसी को लेकर थी। फडणवीस वैसे ही डिप्टी सीएम है, ऐसे में शिंदे की जगह उद्धव ले लेंगे तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन शिंदे को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। शिंदे उद्धव से बगावत करके आए हैं। उन्होंने उद्धव से उनकी पार्टी का नाम और निशान तक छीन रखा है। उद्धव इधर आ गए तो शिंदे कहां जाएंगे, यह सवाल फिर से उठ रहा है। पर सत्ता के लिए नेताओं को हमने रंग बदलते बहुत बार देखा है। तो क्या शिंदे उद्धव की दरार मिटेगी और बीजेपी के साथ मिलाकर कुछ नया फॉर्मूला बनेगा? आने वाला वक्त यह बताएगा। हम आपको अगली खबर बताते हैं जो कि बेहद दिलचस्प है। राज्यसभा के एक सांसद हैं, अखिलेश यादव के रिश्ते में चाचा लगते हैं राम गोपाल। 78 साल के हो चले हैं। शायद यही वजह है कि वो अपने दिए हुए बयान ही भूल जा रहे हैं। मैं उन्हें शंख पुष्पी और गिलोयवटी लेने की सलाह देता हूं और आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि असल माजरा है क्या। तो आपकी बावरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, तो जो चुनाव में इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? कोई सीजीआई संबंध पर सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, दादा कोई चीज जोड़ अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा। अब देखिए, पहले तो माननीय राम गोपाल जी सीजीआई को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर माफी मांगने की बजाय अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? पहली बात तो यह कि आपको राम नाम से चिढ़ हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करें। और अगर आपने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल उत्तेजना में आके कर भी दिया तो फिर माफी मांग लीजिए। डिजिटल की दुनिया में आपने बोलकर कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं कहा, थूथू करवा ली, अपनी ही थूथू करवाई है आपने। खैर, नेताओं की जुबान यूं ही अक्सर फिसल जाया करती है, लेकिन नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि वो कब क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही एक और बड़बोले नेता हैं पप्पू यादव। वो भी जो मनाए बोल देते हैं और फिर मीडिया पर ही चढ़ बैठते हैं। 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। कहा कि 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। 48 घंटे बाद मीडिया ने पूछा तो लॉरेंस का नाम सुनकर ही पत्रकारों पर भड़क गए। फिर लगा कि बड़बोलेपन पर बेइज्जती हो रही है तो एक और ट्वीट करके अपनी हेकड़ी दिखाने लगे। इस बार बोले कि मैं किसी ट्रोलर को जवाब नहीं देता, उन्हें बेनकाब करता हूं, आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बता दूंगा। अरे भाई,
आपसे न पहले किसी ने कहा था कि आप 24 घंटे में लॉरेंस का सिंडिकेट खत्म करो, और ना आप किसी को बेनकाब करने की बात कोई कह रहा है आपसे। आप खुद ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने हुए हैं। आपका इतिहास हर कोई जानता है। 90 के दौर में आप बड़ी तोप हुआ करते होंगे, लेकिन अब तो एक सांसद हैं। अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। क्या जरूरत है गुंडई झाड़ने की? लॉरेंस एक गैंगस्टर है, उसकी सलमान से किसी बात को लेकर अदावत है, लेकिन नहीं, आपको बीच में घुसना है। आप बोल रहे हैं कि आप मुंबई जाएंगे, लेकिन लॉरेंस तो साबरमती जेल में है, वहां जाइए। जो प्रशासन नहीं कर पा रहा है वो आप अकेले ही कर डालिए। सर, बातों से क्या होगा? फ्री की पब्लिसिटी के लिए धमकी का खेल मत खेलिए पप्पू जी। आपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मारे गए, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आप पत्रकारों पर भी सवाल उठा रहे हैं। जाइए, अपना फर्ज निभाइए। उनको आपकी जरूरत है जो लोग परेशान हैं, लेकिन नहीं, आप क्या कर रहे हैं? खैर, जरूरत इस वक्त कश्मीर को भी एक ऐसी व्यवस्था की है जहां न सिर्फ हर कोई सुरक्षित रहे, बल्कि उसे सुरक्षित महसूस भी हो। नई सरकार बने अभी हफ्ता भर भी नहीं गुजरा है और खूनी खेल शुरू हो गया है। लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों के निशाने पर गैर मुस्लिम, खासकर कश्मीरी पंडित हैं, बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय निकाय में चुने हुए लोग हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी हैं, और दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल को हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गांदरबल के गगनगीर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसमें बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो कि अभी भी जारी है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। मौके पर एनआईए की भी मौजूदगी है। इससे पहले एक और बिहारी मजदूर को निशाना बनाया गया था, और अब हैरानी नहीं होगी कि और लोगों को भी निशाना बनाया जाए। ऐसे में यह सिर्फ केंद्र सरकार की ही नहीं, बल्कि उमर अब्दुल्ला सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन हमलों को गंभीरता से लें और केंद्र के साथ एक समन्वय स्थापित करें, अमन चैन की पहल को आगे बढ़ाएं। कश्मीर हमारा मान है, सम्मान है, हम उसे जन्नत मानते हैं, उसे जहन्नुम मत बनने दीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि कश्मीर में शांति कायम होगी, लोगों को टारगेट नहीं किया जाएगा, खतरनाक मंसूबे वादी में दफन हो जाएंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी अगली ग्लोबल रिपोर्ट में। नमस्कार।